धन्यवाद। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर, तो उस बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर गनई साहब, और यहाँ के डीन डॉक्टर मुगल, जिन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ की फैकल्टी के साथ, यहाँ के रिसर्चर्स के साथ इंटरेक्ट कराया। हम एक देश भर में कैंपेन चला रहे हैं, कैसे केमिकल बेस्ड फार्मिंग को नेचुरल फार्मिंग में बदलना, प्राकृतिक खेती में बदलना। तो बड़ा इम्पोर्टेंट हम एक वर्कशॉप जो रखा था, और इसका इन्होंने टाइटल रखा है कि इंटेग्रेटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री विद ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम। तो पहली बात की ऑर्गेनिक सिस्टम देश भर में बहुत चल नहीं पाया, इसलिए हम इसको नेचुरल फार्मिंग से बात कर रहे हैं। कि पर्पस है कि किसान का जो सबसे बड़ा संकट है वो उसका बाजार से जितना भी उसका एग्रो केमिकल आता है, उसका फर्टिलाइजर आता है, वो सबसे बड़ा संकट है उसका। वो उसका खर्चा बढ़ाता है, और साथ में जमीन बंजर हो रही है, पानी की खपत ज्यादा बढ़ रही है, हमारा जो जैव विविधता थी, बायोडाइवर्सिटी थी, वो कम हो रही है। कुछ ही फसलों को हम खाना शुरू कर दे तो हेल्थ का भी फर्क पड़ा है। तो आज मैंने एक निवेदन ये किया कि एक यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन बने कि जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री भी हो, जिसमें फ्रूट ट्रीज भी आए, जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन वेजिटेबल क्रॉप्स भी आए, जिसमें मिलेट भी हो, जिसमें ट्यूबर्स भी हो। ऐसा एक मॉडल बने, किसान को हम मॉडल देंगे, क्योंकि किसान जो सीखेगा वो मॉडल से सीखेगा। उस मॉडल से जब तक हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे कम खर्चे से उसके हर महीने के घर का खर्चा निकल रहा है, तभी उसका बच्चा, उसकी बच्ची पढ़ाई करके उसके फार्म पे, छोटे फार्म पे रुकेंगे। क्योंकि हम सब का, क्योंकि मैं भी एक पहाड़ी यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश में, उसका कुलपति हूँ। यहाँ के माननीय कुलपति नजीर साहब, हम सबका एक उद्देश्य है कि पहाड़ों के छोटे किसान को उसके फार्म पे रिटेन कैसे करना। आज सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। से विश्वविद्यालयों में ऐसे मॉडल खड़े करने, और किसान की जो डिपेंडेंसी है मार्केट पर, सब कुछ सामान खरीद के फिर कृषि करनी, खेती करनी, बागवानी करनी, फॉरेस्ट्री करनी, उससे उसको कट करें। यानी कश्मीर का फार्मर बहुत एडवांस फार्मर है। कश्मीर का आपका जो एप्पल कल्टीवेशन है हिमाचल प्रदेश से ज्यादा है, और कश्मीर के फार्मर की एक्टिविटी मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ। इनका अक्रॉस कंट्री जाना, हिमाचल प्रदेश के बहुत से हमारे जो अच्छे फार्मर हैं वो यहाँ सिखाने आते हैं। इस यूनिवर्सिटी का, जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, इसका बहुत बड़ा रोल किसान को नई वैरायटीज के लिए, नई स्पीशीज के लिए बड़ा है। और किसान को विश्वविद्यालय में जाना, मुझे लगता है पिछले 10 सालों से ही ये संभव हो पाया है। और अभी मैं लगभग 1 साल पहले जब यहाँ आया था, और विश्वविद्यालय ने कुछ अच्छे युवा उद्यमियों को, जो कृषि पे, पशुपालन पे काम करते हैं, उनको सम्मानित करना था। तो एक युवा महिला आई, तो वी साहब ने कहा कि बताइए आप क्या करती हैं। तो उन्होंने मंच से कहा, मुझसे ये पूछो मैं क्या नहीं करती। तो ये कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है, और विश्वविद्यालय का मैं इसमें जो योगदान है, और खासकर इस महाविद्यालय का, जो कभी ऐसा माना जाता था कि बड़ा इंटीरियर में खोला, आज हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र के लिए, गंदरबाल के लिए बहुत बड़ा योगदान आगे इस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय का भी होने वाला है। बिल्कुल है। देखिए, अवेयरनेस एक ऐसा शब्द है जो डायनामिक है जी। तो जैसे जैसे लर्निंग बाय डूइंग, अडॉप्टिंग बाय सीइंग, इसलिए मैं अपने विश्वविद्यालय में भी, बाकी जगह भी, और यहाँ भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि हम मॉडल फार्मर के खेत पे खड़ा करें। 2 फार्मर के खड़ा कर दिया सक्सेसफुली, और उसको लगा लो कॉस्ट है, मेरा इनकम निकल रहा है, उससे 10 फार्मर बढ़ेंगे। फार्मर टू फार्मर इंटरेक्शन, फार्मर टू फार्मर लर्निंग जो है, वो फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बनेगी। तो फार फ्लंग एरिया में भी काम धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। देखिए, आज जो हमने यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप किया है, एग्रो फॉरेस्ट्री को किस तरह से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले सकते हैं, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री जो है ये ऑलरेडी हमारे पास जो फार्मर्स यूज कर रहे हैं, पिछले कई सदियों से यहाँ पे जो हमारा सिस्टम चल रहा है, ये एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जब से हमारी फैकल्टी बनी और जब से हमारे यहाँ पे काम हुआ एग्रो फॉरेस्ट्री, पिछले 35 साल से काम हुआ, हमारा काम यही था कि किस तरीके से हम इन जो मॉडल्स यहाँ के हैं, इनको साइंटिफिकली किस तरीके से हमको बना सकते हैं, ताकि जो फार्मर हमारे हैं, जो कुछ खदशात इसमें थे कि एग्रो फॉरेस्ट्री से प्रोडक्टिविटी कम होती है या यील्ड कम होती है, इनको किस तरीके से दूर किया जाए और इनको किस तरीके से एड्रेस किया जाए। नंबर 1 ये 35 साल से हम करते आ रहे हैं इसमें रिसर्च।
और जो रहा आज का मकसद जो हमारे यहाँ पे था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम इसको कैसे ले जाएं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो हमारे ऑर्चर्ड्स है, देखिए आप कितना इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड हम यूज़ करते हैं, या आपको पता है कितना फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं। तो इसके रेमिनेंट्स इसका हमने देखा है कि बाद में जो एप्पल हमारे यहाँ पे पैदावार है या कोई और क्रॉप जो हम यहाँ पे पैदावार लेते हैं, तो उसमें रेजिडुअल पाए जाते हैं बाद में इनके इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड से, जिसकी वजह से अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रहेगा या खाने के काबिल भी नहीं रहता है, क्योंकि इससे बाद में बीमारियां वगैरह फैल सकती हैं। तो इसलिए जो हमारे एचएडीपी में यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट हमारे जे.एंड.के में इस वक्त चल रहे हैं, उसमें 29 प्रोजेक्ट के करीब है। 29 में से 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका स्ट्रेस हमारा ये है कि किस तरीके से हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कम करेंगे, फर्टिलाइजर किस तरीके से कम करेंगे, और जो हमारे निश क्रॉप्स है ऑलरेडी जो यहाँ पे ऑर्गेनिक क्रॉप्स है उसको किस तरह से फोकस करके आगे लिया जाए। तो इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री का काम ये रहेगा, क्योंकि हमारे जो स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स यहाँ पे हैं, टोटल एरिया हमने देखा है इसमें 3.5 लाख हेक्टेयर का एरिया एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर है। इसी एग्रो फॉरेस्ट्री को हम ब्लेंड कर सकते हैं विद ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री में जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है, जो हम इसमें ट्रीज यूज करते हैं या हॉर्टिकल्चर प्लांट्स यूज करते हैं, उसमें से एक ऐसा इकोसिस्टम बन जाता है, ये कंप्लीट जंगल की तरह ये एक इकोसिस्टम बनता है जिसमें पेड़ भी होते हैं, छोटे छोटे क्रॉप्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, पेरिनियल्स भी होते हैं। तो एक यूनिक सिस्टम ये बन जाता है जहाँ पे हमें ज़्यादा न इंसेक्टिसाइड लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो कुदरती तौर पे प्रेडेटर्स उस एरिया में रहते हैं वो कुदरती तौर पे इसका कंट्रोल करते हैं, इंसेक्ट्स और पेस्ट्स का। तो इसमें ज़्यादातर इसकी ज़रूरत भी नहीं रहती है, और हम नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स इसमें लगाते हैं। वो मतलब ये है कि जो यूरिया हम देते हैं उसकी वजह से हम कोई और क्रॉप इसमें लगाएंगे जो सप्लाई करेगा कुदरती तौर पे इस सारे निज़ाम में नाइट्रोजन की पैदावार उसमें डाल देगा, तो वो प्लांट्स बाद में अपने अंदर ले सकते हैं। देखिए, इस वक्त सभी लोग अगर हम देखेंगे कि कितना खर्चा हमारा आ रहा है इंसेक्टिसाइड यूज़ करने पे हमारे फार्म्स में, 700 से 800 करोड़ रुपया पर ईयर हम यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। आप देखिए कि फार्मर बेचारा कितना यूज़ करता रहता है, हमेशा वो कर्ज के नीचे डूबा रहता है, जो उसका सप्लायर होता है जहाँ से वो अपना ये उठाता है इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स। तो उनकी भी यही ज़रूरत है, फार्मर भी यही चाहेगा कि उसकी किस तरीके से इनपुट जो है वो किस तरह से कम हो जाए। और हमने देखा, पिछली बार आपने देखा जो शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी कि हमारे साउथ कश्मीर में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, दिमागी तवाज़ुन उनका इस तरीके से हो रहा है कि बीमारियां फैल रही है। तो उस वजह से भी फार्मर का भी ये रुझान यही है कि किस तरीके से हम इसको इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड्स को कम करें, लेकिन साथ साथ हमारी पैदावार पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से हमको, इसीलिए हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक है, जैसे हमने कुछ फेरोमोन ट्रैप्स डिवाइस किए हैं। फेरोमोन ट्रैप्स वो है डिस्टर्ब करता है मेटिंग पैटर्न इंसेक्ट्स का, उससे इंसेक्ट्स कंट्रोल कर सकते हैं हम। या इसी तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल्स और हमारे यूनिवर्सिटी ने डेवलप किए हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने फार्म से, और वो मुतबादिल है हमारे पास कि किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स को।